हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का ये हमारा 40वां वीडियो है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख पर्व है, त्यौहार है बस्तर दशहरा, इसकी चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हर महीने कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं इसकी चर्चा कर रहे थे, और आज की इस वीडियो में हम बस्तर दशहरा की चर्चा करने वाले हैं। दशहरा तो पूरे देश भर में मनाया जाता है, पर यह विशेष क्यों है? 75 दिनों तक चलने वाला यह देश में एकमात्र दशहरा का उत्सव है जो कि पूरे देश में और विदेशों में भी फेमस है। प्रश्न की शुरुआत करें तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और पूछा जाता है कि बस्तर दशहरा कुल कितने दिनों तक चलता है? 75 दिनों तक। इसमें प्रमुख रस्म कितने दिनों के होते हैं? 13 दिनों के। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि बस्तर दशहरा कौन से देवी को समर्पित होता है? दंतेश्वरी देवी को समर्पित होता है। बस्तर दशहरा को कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका प्रारंभ होता है श्रावण मास की अमावस्या को और यह चलता है आश्विन के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तक। ठीक है। इस प्रकार यह पूरे 75 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। प्रश्न पूछा गया है कि बस्तर दशहरा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? किसके समय में हुई थी? पुरुषोत्तम देव के समय में। पुरुषोत्तम देव कौन से वंश के राजा हैं? ज़रा याद कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, इसके प्रमुख रस्म जो है वो 13 दिन के हैं और कुल अवधि 75 दिनों की है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब प्रश्न कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं? इसमें जो हर एक जो इवेंट है, जो भी महत्वपूर्ण रस्म है, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। न सिर्फ सीजीपीएससी प्रीलिम्स में, व्यापम में, बल्कि सीजीपीएससी मेंस में भी इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बिंदु हैं जो कि हम अपने वनडे एग्जाम्स के लिए देखते चलेंगे। जैसे कि एक चीज़ पूछा गया है तुपकी के बारे में। तुपकी क्या चीज़ है? यह बंदूक जैसा एक कह सकते हैं कि खिलौना है जो कि भगवान जगन्नाथ को सलामी देने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ को सलामी देने के लिए तुपकी का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न एक बार पूछा गया था। यह बंदूक जैसा होता है, इसमें एक कोई छोटा फल होता है जिसको कि भर करके और इसको जोर से फूंका जाता है, उससे एक बंदूक के चलने जैसी आवाज़ आती है, इसको तुपकी कहा जाता है। ठीक है, जो प्रमुख रस्म है उसमें सबसे शुरू में अगर बात करें जहाँ से प्रश्न पूछा गया है, और इस पूरे इवेंट का या पूरे बस्तर दशहरा का जो सबसे पहला आपका रस्म है वो है पाट यात्रा। पाट यात्रा क्या चीज़ है, इसके बारे में कैसा प्रश्न पूछा जाता है? तो प्रीलिम्स में या व्यापम के परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम्स में जनरली बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं। सिर्फ इतना पूछा जाता है कि पाट यात्रा मुख्य रूप से किस चीज़ से संबंधित है। तो पाट यात्रा याद रखेंगे, रथ निर्माण की लकड़ी की पूजा की जाती है और इसी रथ निर्माण का प्रारंभिक चरण है पाट यात्रा। ठीक है, इसमें और क्या महत्वपूर्ण चीज़ है? पाट यात्रा कब मनाया जाता है? तो शुरुआत जब होता है वो पाट यात्रा से होता है, और पाट यात्रा इस पूरे इवेंट का शुरुआत अगर देखा जाए तो श्रावण अमावस्या हरेली पर्व से शुरू होता है। पाट यात्रा का अर्थ क्या है? पाट यात्रा का अर्थ है रथ निर्माण की लकड़ी की पूजा किया जाना। ठीक है, इसको वहाँ के लोकल लैंग्वेज में टुलरू खोटला भी कहा जाता है। ये सबसे पहला कार्यक्रम है। अब ये यहाँ से 2-3 प्रश्न याद रखिएगा। पूछा जाता है बस्तर दशहरा का सबसे पहला कार्यक्रम कौन सा है? पाट यात्रा। कब मनाया जाता है? हरेली पर्व के दौरान। और पाट यात्रा किससे संबंधित है? पहला पर्व तो है, पहला कार्यक्रम तो है, लेकिन किससे संबंधित है? रथ निर्माण के लिए जो लकड़ी उपयोग की जाएगी उसकी पूजा से संबंधित है। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखनी है। बाकी डिटेल बहुत सारी हैं जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला है डेरी गड़ाई। बस्तर दशहरा का अगला प्रमुख रस्म है डेरी गड़ाई। इसको मनाया जाता है भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी और त्रयोदशी को। द्वादशी या त्रयोदशी के दिन मनाया जाएगा। इस दौरान साल वृक्ष की 2 डोरियां या टहनियों को स्थापित किया जाता है। ठीक है,
साल वृक्ष की 2 डोरियां या टहनियों को स्थापित किया जाता है। इसी को ही डेरी गड़ाई रस्म कहा जाता है। शायद एक प्रश्न पूछा गया था कि डेरी गड़ाई की रस्म कहाँ से शुरू होती है, तो ये शुरू होता है सिरहा सार भवन जगदलपुर से। ठीक है, डेरी गड़ाई कहाँ पर होता है? सिरहा सार भवन जगदलपुर में। अगला है काछिन गादी। अगला रस्म है काछिन गादी, जो कि आश्विन अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें काछिन देवी को गद्दी प्राप्त करना किया जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि काछिन देवी का मतलब क्या होता है, काछिन गादी का मतलब क्या होता है, या इस रस्म के दौरान क्या किया जाता है? आंसर है काछिन देवी को गद्दी प्रदान किया जाता है। ये जो गद्दी होती है वो सामान्य गद्दी नहीं है, वो बेल बूटों या कांटों से बनी हुई गद्दी होती है। ठीक है, और यहाँ की जो देवी है काछिन देवी, उनको उनके स्वरूप में किसी बच्ची को यह गद्दी प्रदान किया जाता है। और ये जो बच्ची है, जो कन्या है, वो कौन होती है? तो एक महरा जाति की कन्या होती है, जो एक कुंवारी कन्या ही हो सकती है। ठीक है, 9 वर्ष तक की किसी कुंवारी कन्या को ही काछिन देवी के रूप में गद्दी प्रदान किया जाता है। ठीक है, और बस्तर दशहरा की शुरुआत जो है वो काछिन देवी की पूजा से होती है। ठीक है, इस पूरे बस्तर दशहरा के लिए जो इवेंट है, उस इवेंट की शुरुआत किससे होती है? हालांकि रथ बनाने की जो लकड़ी लाई गई है उसके पूजा से होती है। ठीक है, वो पहला रस्म है, लेकिन बस्तर दशहरा को ऑफिशियली शुरू कब माना जाता है? काछिन देवी को जब गद्दी प्रदान करके उनकी पूजा की जाती है, यहाँ से बस्तर दशहरा शुरू माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बिंदु हैं? काछिन देवी के बारे में तो प्रश्न पूछा ही गया है। ठीक है, काछिन गादी का मतलब क्या होता है? देवी को गद्दी प्रदान करना। काछिन देवी किसको बनाया जाता है? तो 9 वर्ष तक की मिर्गान जाति की कुंवारी कन्या को काछिन देवी बनाया जाता है। माना जाता है कि इनके ऊपर जो देवी हैं वो स्वयं विराजमान हो जाती हैं। ठीक है, तो काछिन गादी शब्द याद रखिएगा, शब्द का मतलब याद रखिएगा, और इसके बारे में जो 2-3 बिंदु हैं मुख्य रूप से उनको बस याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रैला पूजा। रैला पूजा और नवरात्र। ये आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा से स्टार्ट होता है, और इसमें मिर्गान जाति की जो महिलाएं हैं वो रैला पूजा करती हैं। इसमें मुख्य रूप से ये जो सामान्य पूरे देश में जो नवरात्र का समय होता है, वही जो 9 दिन का समय है यहाँ पे रैला पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसमें विभिन्न देवी के मंदिरों में कलश की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो रैला पूजा किससे संबंधित है? यह भी प्रश्न पूछा गया है। रैला पूजा संबंधित है कलश स्थापना से। ठीक है, अगला है जोगी बिठाना। जोगी बिठाना कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा को। जब रैला पूजा स्टार्ट होता है उसी समय यहाँ पे जोगी बिठाई का भी कार्यक्रम संपन्न होता है। इसमें हल्बा समुदाय का कोई एक सदस्य जो है पूरे बस्तर दशहरा के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना से 9 दिन तक उपवास रखकर योग साधना में बैठता है। इसी को ही जोगी बिठाना कहा जाता है। तो इस इवेंट को या इस दिन को याद रखिएगा, इस रस्म को याद रखेंगे। जोगी बिठाना का मतलब क्या होता है? एक हल्बा समुदाय का एक व्यक्ति जो है वो योग साधना में बैठा होगा, इसको ही जोगी बिठाना कहा जाता है। अगला है कहाँ पे इस जोगी को बिठाया जाएगा, इस व्यक्ति को कहाँ बिठाया जाएगा? तो सिरहा सार भवन जगदलपुर में। और इस पूरे रस्म के दौरान मुख्य रस्म क्या है? जैसे मैंने बताया था, रैला पूजा या जो कलश स्थापना है, इसी को ही जोगी बिठाई के दौरान ही कलश यात्रा की जाती है। ठीक है, कलश स्थापना की जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था रैला पूजा के दिन क्या होता है, बहुत सारे देवियों के मंदिरों में कलश की स्थापना की जाती है, और जोगी बिठाने का कार्यक्रम भी इसी समय होता है। तो आपको दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। रैला पूजा या नवरात्र की जो शुरुआत है कलश स्थापना के साथ होती है, इसकी जानकारी हम सभी को है। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंट बिंदु क्या है जो प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि जोगी बिठाने के दौरान क्या किया जाता है? तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक व्यक्ति को योग साधना की मुद्रा में बिठाया जाता है, हल्बा समुदाय का एक व्यक्ति है, और इसी दौरान कलश की स्थापना की जाती है। ठीक है, रैला पूजा हो गया या कलश स्थापना, दोनों एक ही चीज़ है। तो यही चीज़ प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि जोगी बिठाई के दौरान क्या चीज़ किया जाता है। तो ऑप्शन में उस समय शायद इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया था, हल्बा समुदाय के व्यक्ति के बारे में, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर था कलश स्थापना। जोगी बिठाई के दौरान ही कलश स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके अलावा 7 मांगुर मछली को अर्पण करने की प्रथा है। ठीक है,
साथ मांगुर मछली को अर्पण करने की प्रथा है जोगी बिठाई के दौरान। अगला है रथ यात्रा। रथ यात्रा, इसके बारे में याद रखिएगा कि आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया से सप्तमी तक चलता है। ठीक है, प्रथमा दिन क्या हुआ, प्रथमा दिन जोगी बिठाई हुआ, कलश स्थापना हुआ, द्वितीया से रथ की परिक्रमा करना शुरू किया जाएगा, रथ को लेकर के परिक्रमा करना शुरू किया जाएगा। और साथ में गौर लोक नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, रथ परिक्रमा के दौरान या रथ यात्रा के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है, गौर नृत्य किया जाता है मुंडा जनजाति के द्वारा। ठीक, इसमें इस रथ यात्रा में माँ दंतेश्वरी के छत्र को रथ पर विराजित कर नगर भ्रमण कराया जाता है। ठीक, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसमें जो भी छोटे छोटे बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि माँ दंतेश्वरी के छत्र को, ठीक है, जो एक छाते जैसा, जो देवी हो या किसी भी भगवान के जब आप मंदिर जाएंगे तो एक छत्र जैसा उनके मूर्ति के ऊपर या मंदिर में उनको छाया देने के लिए जो लटकता रहता है उसको कहा जाता है छत्र। ठीक है, तो उस छत्र को रथ पर विराजित करके नगर भ्रमण कराया जाता है। और इसी दौरान मैंने बताया था कि मैं जब आपको काकतीय वंश पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि वहाँ के जो राजा थे पुरुषोत्तम देव, वो गए थे जगन्नाथ की यात्रा पर, जगन्नाथ पुरी गए थे, तो पुरी के राजा ने उनको एक रथ भेंट किया था। ठीक है, 16 पहियों का जो रथ भेंट किया था उसको उन्होंने वहाँ से आने के बाद यहाँ पे 2 रथ में कन्वर्ट करवा लिया था, एक 4 पहिए का रथ था और एक 12 पहिए का रथ था। तो उसी चीज़ को याद करके या उसी चीज़ के प्रतीक स्वरूप यहाँ पे 2 रथ बनाए जाते हैं, एक है 4 पहिए का और एक है 8 पहिए का। ठीक है, 4 पहिए के रथ को फूल रथ कहा जाता है और 8 पहिए के रथ को रैनी रथ कहा जाता है। 2 रथ हैं, दोनों को नगर भ्रमण करवाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या क्या बातें मैंने बताई एग्जाम के लिए। रथ परिक्रमा का मतलब क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, रथ में किसी देवी को बैठा करके या उनके छत्र को बिठा करके नगर भ्रमण करवाया जाएगा। कुल कितने रथ होते हैं, 2 रथ होते हैं। 4 पहिए का रथ फूल रथ कहा जाता है और 8 पहिए वाले रथ को रैनी रथ कहा जाता है। ठीक है, अगला है बेल पूजा। बेल पूजा, इसमें कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा गया है। ठीक है, आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन मनाया जाता है और इसमें बेल वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला है दुर्गाष्टमी या निशा यात्रा। अब यहाँ पर जो निशा यात्रा शब्द है यह एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि निशा यात्रा किस तिथि को मनाया जाता है, तो दुर्गाष्टमी के दिन बस्तर में निशा यात्रा मनाया जाता है। ठीक है, आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी को निशा यात्रा मनाया जाता है। निशा का मतलब रात्रि और यात्रा का मतलब यात्रा, मतलब रात्रि के दौरान जो यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसी को निशा यात्रा कहा जा रहा है। ठीक, अगला है जोगी उठाई। हमने देखा था जोगी बिठाई हुआ था प्रथमा के दिन। ठीक है, फर्स्ट दिन नवरात्रि का जो पहला दिन था उस समय जोगी बिठाई हुआ था। अब 9 दिन पूरा हुआ होने के बाद में या 9वें दिन में जोगी उठाई का कार्यक्रम रखा जाता है। तो कब रखा जाएगा, आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी को। जोगी उठाई क्या चीज़ है, तो 9 दिन से बैठे हुए योगी को भेंट प्रदान करके और उनकी योग साधना से उठाया जाता है। जो व्रत करके रखे हुए, जो व्रत रख करके बैठे हुए जो व्यक्ति थे, जोगी थे, उनको यहाँ पर भेंट दे करके और उनको उठाया जाता है। अगला है मावली परघाव। मावली परघाव कब मनाते हैं, 9वीं के दिन मनाते हैं और इसमें मावली देवी का स्वागत किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमने 2 देवियों की चर्चा की है, एक है काछिन देवी, ठीक है, और एक है मावली देवी। तो मावली देवी का यहाँ पर स्वागत किया जाता है मावली परघाव के समय में। बस्तर के कादिया पूर्व इष्ट देवी मावली माता को पालकी में बिठा करके दंतेवाड़ा से बस्तर लाया जाता है। ठीक है, मावली माता को पालकी में बिठा करके दंतेवाड़ा से बस्तर लाया जाता है, इसी को ही, और उनके आगमन पर जो स्वागत होता है उसी को ही कहा जा रहा है मावली परघाव। ठीक, अगला है भीतर रैनी। भीतर रैनी क्या है, विजयादशमी के दिन, 9 दिन तक का जो कार्यक्रम था वो हम देख चुके हैं। अब 10वें दिन या विजयादशमी या दशहरे के दिन 8 पहियों वाला जो रथ था इसको नगर भ्रमण करवाया जाता है और नगर भ्रमण पूरा होने के बाद में इस रथ को कुम्हड़ाकोट नाम की जगह में ले जाते हैं। ठीक है, इस रथ को कुम्हड़ाकोट ले जाते हैं और साथ ही जो भी नागरिक इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, पूरे बस्तर दशहरा को संपन्न कराने के लिए जूझ रहे थे अभी तक, जो भी अपना सहयोग दिए हैं उन सभी को रुमाल और बीड़ा मतलब पान, तो रुमाल और पान दे करके सम्मानित किया जाता है। इसको कहा जाता है भीतर रैनी। भीतर रैनी जो रथ शहर के अंदर घुमाया जाता है इसको भीतर रैनी कहा जा रहा है। और उसके बाद में एकादशी के दिन
बाहिर रैनी का कार्यक्रम आयोजित होता है। इसमें शहर के बाहर या नगर के बाहर उस रथ को घुमाया जाता है, इसको बाहिर रैनी कहा जाता है। ठीक है, तो कुम्हड़ा कोट से सिंह द्वार की ओर लेकर के जाते हैं, इसको बाहर रैनी कहा जाता है। जो 8 पहियों का रथ था ना, जो कि कुम्हड़ा कोट लाया गया था, इसी रथ को कुम्हड़ा कोट से सिंह द्वार लेकर के जाते हैं। तो कुम्हड़ा कोट लाया गया था, उसको भीतर रैनी, और कुम्हड़ा कोट से सिंह द्वार ले जाते हैं, उसको बाहर रैनी कहा जाता है। इस दौरान कुम्हड़ा कोट के जो राजा हैं, ये देवी को नया अन्न अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं और वहाँ की जनता में बांटा जाता है। ठीक है, अगला है मुरिया दरबार। दशमी के दिन भीतर रैनी, 11वें दिन बाहर रैनी, फिर 12वें दिन क्या होता है, मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मुरिया दरबार कब शुरू किया गया था, तो याद कीजिएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, और कौन से राजा के समय में हुई थी, मुरिया दरबार का आयोजन कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसकी स्टोरी काकती वंश से जुड़ी हुई है, मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। तो मुरिया दरबार का आयोजन कहाँ होता है, सिरहा सार भवन जगदलपुर में। ठीक है, और राजा जो हैं वो मुरिया दरबार का आयोजन करते हैं। इसका आयोजन क्यों किया जाता है, तो नगरवासी या ग्रामवासी जो भी समस्याएं हैं, इन लोगों को जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर चर्चा करना और उनका समाधान करने के लिए मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला है काछन यात्रा। काछिन यात्रा या काछन यात्रा द्वादशी के दिन ही है, और इसमें काछिन देवी को आभार प्रकट करने के लिए काछिन यात्रा मनाया जाता है। ठीक है, काछिन देवी को जो गद्दी दिया था ना, ठीक है, उन काछिन देवी को उठा करके और उनको उनकी पूजा अर्चना करके उनका आभार प्रकट किया जाता है। ठीक, इसको काछिन यात्रा कहा जाता है। उनको नगर भ्रमण करवाया जाता है, इसको काछिन यात्रा कहते हैं। अगला है कुटुम्ब यात्रा। कुटुम्ब यात्रा यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, पर 13वें दिन इसको मनाया जाता है। और बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए जितने भी देवी देवताओं को न्योता दिया गया था, जो भी उनका एक रस्म है कि जो भी देवी देवता हैं उनको बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए न्योता दिया जाता है। तो दशहरा खत्म हो गया तो देवी देवताओं को विदाई देने के लिए कुटुम्ब यात्रा मनाया जाता है। ठीक है, अगला है गंगा मुंडा यात्रा या ओहाड़ी। ओहाड़ी क्या है, इसको याद रखिएगा। गंगा मुंडा यात्रा या ओहाड़ी एक ही चीज़ है या दोनों ही समानार्थक शब्द हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किस यात्रा का नाम ओहाड़ी है, या किस यात्रा को ओहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो गंगा मुंडा यात्रा को ओहाड़ी के नाम से जानते हैं। चतुर्दशी के रूप में चतुर्दशी के दिन मनाते हैं, और यह मुख्य रूप से एक विदाई रस्म है। ठीक है, इसमें मावली माता को विदाई दे करके और गंगा मुंडा यात्रा संपन्न होती है। ठीक है, मावली माता जो कि दंतेवाड़ा से लाया गया था जिनको, और उनको दंतेवाड़ा से बस्तर जब लाया गया था तो उन्हीं को अब वापस भेजने के लिए गंगा मुंडा यात्रा मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो 75 दिन का दशहरा है वो संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो दशहरे के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के प्रमुख आभूषण। छत्तीसगढ़ में माताएं बहनें या जो भी स्त्रियां हैं, स्त्रियां ही नहीं पुरुष और बच्चे भी उनको कुछ आभूषण पहनाए जाते हैं, लेकिन आभूषणों का कल्चर महिलाओं के लिए ज़्यादा है। और आभूषणों के बारे में हमेशा आप एग्ज़ाम में प्रश्न देखते ही हैं। CGPSC हो या व्यापम हो, परीक्षाओं में जनरली आभूषण के बारे में प्रश्न पूछे ही जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं। अभी CGPSC 2023 का जो आयोजन हुआ था फरवरी 2024 में, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आभूषणों से संबंधित। ठीक, तो हम बिल्कुल सरसरी निगाह से देखते चलेंगे और आप इन आभूषणों के बारे में अपने माता पिता से ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो उनको ज़रूर पूछिएगा, वो बताएंगे कि ये किस तरीके का आभूषण होता है। ठीक है, मतलब ये दिखता कैसा है। बहुत सारे आभूषण आपने ज़रूर देखे होंगे या अपने आसपास किसी को पहने हुए देख लेंगे, लेकिन परंपरागत रूप से ऐसे ऐसे आभूषण हैं जिनके नाम सुनना तो दूर, आपने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा। ठीक है, नाम न तो आपने देखा होगा ना तो उसके बारे में सुना होगा। ठीक, तो कुछ ऐसे आभूषण हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले है पैरों में पहने जाने वाले आभूषण। पैरों में महिलाओं के द्वारा बिछुआ या बिछिया भी कहा जाता है। इसके अलावा पैरी या पायल या साटी कहा जाता है। इसके अलावा लच्छा, टोडा, चुटकी और देवरहा,
ये सभी पैरों में पूछे जाने वाले आभूषण हैं और इसमें जो थोड़े से यूनिक टाइप के शब्द हैं जैसे कि टोडा, चुटकी, देवरहा, जो कि आसानी से स्टूडेंट गैस न कर पाए, ऐसे शब्दों को एग्जाम में पूछा जाता है। बिछुआ, पैरी, पायल, सांटी, लच्छा, ये सभी कॉमनली यूज़ होने वाले शब्द हैं, लेकिन टोडा, चुटकी या देवरहा ये जनरली आम बोलचाल में इसको शामिल नहीं किया जाता। चुटकी फिर भी बहुत लोग को पता होगा, लेकिन टोडा, देवरहा बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है कमर में पहने जाने वाले आभूषण। कमर में सभी को पता है करधन या करधनी पहना जाता है। उंगली में मुंदरी या इसको जो हम रिंग कहते हैं, ठीक है, अंगूठी जिसको कहते हैं, उसी को ही छत्तीसगढ़ी में मुंदरी कहा जाता है। कलाई में जैसा चूड़ी होता है, चूड़ी के ही जैसा बहुत सारे आभूषण हैं। चूड़ी सभी को पता है, चूड़ी के जैसे बहुत सारे आभूषण हैं, जैसे ऐंठी, चूड़ी तो सभी को पता है, हालांकि इसको हिंदी में चूड़ी कहते हैं और छत्तीसगढ़ी में चूड़ी कहा जाता है। ठीक, तो ऐंठी हो गया, चूड़ी हो गया, कंकनी, पटा, पटला, बनुरिया, ये सभी कलाई में पहने जाने वाले आभूषण हैं। इसके बाद बाह का मतलब है जो आपकी भुजाओं में ऊपर की तरफ पहने जाती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आभूषण हैं? बाजूबंद, बहुटा, पहुँची, नांगमोरी, हरैया, केयूर, खग्गा, ये सभी बाह में पहने जाने वाले आभूषण हैं। कौन कौन से हैं? बाजूबंद, बहुटा, पहुँची, नांगमोरी, हरैया, केयूर, खग्गा। अगला है गले में पहने जाने वाले आभूषण। गले में सुतिया, सूता या सुर्रा, ये तीनों ही एक ही शब्द के लिए उपयोग किए जाते हैं, एक ही आभूषण के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सुतिया कह लीजिए या सूता कह लीजिए या सुर्रा कह लीजिए, एक ही है। इसके अलावा दुलरी हो गया, तिलरी हो गया, और एक है हंसली, पुतरी, ढोलकी, ताबीज़, मोहर, कलदार, कंठा, हमेल, बंधा, सकरी, औरी दाना, ये सभी गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। कुछ आभूषण रेशम के साथ पहने जाते हैं, कुछ आभूषण अपने आप में कंप्लीट होते हैं, मतलब उनको सीधा गले में पहना जा सकता है। यहाँ पे जैसे कि ताबीज हो गया, ताबीज को जनरली रेशम के साथ पहना जाता है। अगला है कान में पहने जाने वाले आभूषण। कान में खिनवा हो गया, तरकी, लुरकी, तितरी, खूंटी, लवंग, खोटिला, करणफूल, ढार, एरिंग, बाली, पुल संकरी, ये सभी कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। जो भी आपको थोड़े से डिफिकल्ट शब्द लग रहे हैं उनको 2-3 बार 4 बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। नाक में पहने जाने वाले आभूषण, नाक में है खेनवा, कान में था खिनवा, लेकिन नाक में है खेनवा, याद रखिएगा। नाक में खेनवा, बुलाक, बेसर, लवंग फूल, नथ, नथनी, फूली, रवाह, सरजा, गोल फूल, ये सभी नाक में पहने जाने वाले आभूषण हैं। माथे में तो सभी को पता है, टिकली हो गया, बिंदिया हो गया। सिर में पहने जाने वाले आभूषण, मांग मोरी, पटिया, बेनी, ककई, कंघी, खोचनी, ककवा और झाबा, ये सभी सिर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ों को याद रखिएगा। और कुछ चीज़ें और है जो कि बच्चों के पहने जाने के लिए आभूषण कौन कौन से हैं? कुंदरू फर, गठुला, ताबीज़ तो कॉमनली हर कोई पहन सकता है, ठुमरा, चंद्रमा। ठीक है, ये कुछ ऐसे आभूषण हैं जो कि बच्चों को पहनाए जाते हैं। ठीक, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा करके नहीं पूछे गए हैं। महिलाओं के लिए जो कॉमनली मुख्य आभूषण हैं शरीर में पहने जाने वाले, पैर, कमर, उंगली, कलाई, बाह, गला, कान, नाक, माथे, सिर, और इन सभी के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, बच्चों के लिए या पुरुषों के लिए आभूषणों के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अगला है गोदना। गोदना को तो छत्तीसगढ़ के समाज में परमानेंट आभूषण माना जाता है। ठीक है, गोदना के बारे में आपको बस ये पूछ सकता है कि कौन सा जाति गोदना प्रिय है, कौन से जाति में सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाया जाता है, कौन सी जाति सबसे ज़्यादा गोदना गोदने का कार्य करती है, ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक, अगला है समुच्चारणात्मक आभूषण,
ऐसे आभूषणों के नाम जिनका उच्चारण एक जैसा है, जहाँ पे कन्फ्यूजन का स्कोप बनता है। जैसे कि कान में पहना जाता है खिनवा और नाक में है खेनवा, छोटा ई के साथ खिनवा और एक ही मात्रा के साथ खेनवा। कान में खिनवा और नाक में खेनवा। कान में है तितरी और गला में है तिलरी। कान में तितरी और गला में तिलरी। बाह में पहुँची और गला में पुतरी। बाह में पहुँची और गला में पुतरी। कान में लवंग और नाक में लवंग फूल पहना जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं उसको 4-5 बार रिवाइज़ कीजिएगा, ज़्यादा रिवाइज़ कीजिएगा। और बाकी इस पूरे लिस्ट में जो भी आपको कठिन शब्द लगते हैं या जो आपको ऐसा लगता है कि याद नहीं रहेगा, उनको चाहे तो आप शॉर्ट में बिल्कुल एक कह सकते हैं कि अपना रफ नोट या फिर चीट शीट टाइप का बना करके उसको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न रिपीट होते हैं। जो चीज़ें आपने एक बार पढ़ा है या पढ़ चुके हैं, उसमें से अगर प्रश्न गलत होता है तो वहाँ पे ज़्यादा दुख होता है कि आपको पता था, बस कन्फ्यूजन की वजह से आप क्वेश्चन गलत करके आए हैं। ठीक है, तो आभूषण वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस महिला का जो फोटो बनाया गया है इसमें भी कई सारे आभूषण देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके आराम से फ़ोटो में देखिएगा और नाम समझ लीजिएगा। हालांकि जैसे सिर में पहना गया है तो बेनी फूल है, यहाँ पे गले में कुछ आभूषण थे जैसे कि ढोल की ताबीज। ठीक, तो इसको आप बेसिक एकदम इत्मीनान से देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन से आभूषण को क्या क्या नाम दिया गया है। इसमें बहुत सारे आभूषण को कवर किया गया है, लेकिन सारे आभूषण कवर नहीं हो पाए होंगे। ठीक, हाफ पार्ट वहाँ पे था और कुछ इसका पार्ट यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आप इसका जो बचा हुआ हिस्सा है इसको आराम से देखिएगा कि कौन कौन से शरीर के कौन कौन से हिस्से में कौन सा आभूषण पहना गया है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं छत्तीसगढ़ में प्रमुख व्यंजन, खाने पीने की जो चीज़ें हैं कौन कौन सी बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ तीज त्योहारों के अवसर पर काफ़ी सारे व्यंजन बनाने की परंपरा है और इसमें सबसे पहला है बासी। बासी हालांकि कोई व्यंजन नहीं है, यह एक कृषक समाज का अपने खाद्यान्न को वेस्ट होने से बचाने का उपाय है। बासी जो है वो खाद्यान्न को वेस्ट होने से बचाने का उपाय है। इसमें अगर रात का पका हुआ भोजन या चावल बच जाता है तो उसको भिगा करके रख दिया जाता है और इसको अगले दिन खा सकते हैं। इसको बासी कहा जाता है। मेरे ख्याल से जितने छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या जो भी छत्तीसगढ़ के कल्चर से परिचित हैं उनको बासी के बारे में ज़रूर पता होगा। ठीक है, तो बासी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही चीला के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। चीला क्या होता है? चावल आटे से बनाया जाता है। हाँ, जो चीज़ आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में जो चीज़ आजकल पूछी जाती है वो ये है कि वैसे जो जितने भी यहाँ पे व्यंजन बताए गए हैं आज के समय में हम कभी भी इसको बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में इनको बनाने का जो वास्तविक समय है वो कौन से पर्व या त्यौहार के दौरान हुआ करता था। तो यहाँ पे बताया गया है कि चीला मुख्य रूप से हरतालिका के दौरान बनाया जाता था। आजकल तो कभी भी बना लगते हैं। अगला है चौसेला। चौसेला को भी कभी भी बना सकते हैं। पिड़िया, अब ये पिड़िया क्या चीज़ है? तो राजीव लोचन मंदिर में जो प्रसाद के रूप में मिलता है उसी को ही पिड़िया कहा जाता है। ठीक है, तो पिड़िया जो है वो मुख्य रूप से राजीव लोचन मंदिर राजिम में ही मिलता है। चावल आटे और शक्कर का बना हुआ एक पकवान होता है, एक व्यंजन होता है। अगला है चाउर कुसली। चाउर कुसली, चाउर का मतलब होता है चावल और कुसली का मतलब क्या है? तो चावल आटे से बना हुआ एक व्यंजन है, इसको चाउर कुसली कहा जाता है। हमारे यहाँ जनरली कुसली गुजिया को बोलते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे किस प्रकार का व्यंजन है मैंने शायद इसको कभी देखा नहीं है, या देखा होगा तो एक्चुअली में ये नहीं पता है कि इसी को ही चाउर कुसली बोला जाता है। तो कुसली का मतलब सामान्य तौर पे गुजिया को कुसली बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। तो चाउर कुसली चावल आटे से बना हुआ मीठा व्यंजन है, तीजा के अवसर पर बनाए जाते हैं। अगला है दूध फरा और फरा, ये तो आप सभी को पता है। अगला है हथफोड़वा। हथफोड़वा चावल आटे से बना होता है, नमकीन व्यंजन है। खपूरी रोटी सभी को पता होगा। मुठिया रोटी, अंगाकर रोटी, पान रोटी सभी को पता होगा। अगला है महेरी।
महेरी क्या है? यह चावल पके हुए चावल से बनाया गया व्यंजन है जो कि खट्टा होता है। अगला है अइड़सा। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है अइड़सा कब बनाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि अइड़सा मुख्य रूप से किस त्योहार में बनाया जाता है, तो दिवाली होली के समय अइड़सा बनाया जाता है। अगला है देहरौरी। देहरौरी को कह सकते हैं कि वो लोकल रसगुल्ला है। ठीक है, देहरौरी जो है वो दरदरे चावल आटे से और गुड़ की चाशनी से बना हुआ लोकल रसगुल्ला है, इसको देहरौरी कहा जाता है और यह एक मीठा व्यंजन है। पूछा गया है कि देहरौरी किससे बनाते हैं, तो दरदरे चावल से और गुड़ से इसको बनाया जाता है। तस्मई, खीर को तस्मई कहा जाता है, ये तो कॉमन है, सभी को पता होगा खीर के बारे में। अगला है गुलगुला। गेहूं आटे और गुड़ से बना होता है गुलगुला। अतिथि सत्कार के समय, अतिथि सत्कार के लिए बनाया जाता है। कोई खास मेहमान आ जाए तो उनको गुलगुला भजिया खिलाया जाता है। सोहारी सभी को पता है, पूड़ी को ही सोहारी कहा जाता है। खपुर्री, खपुरी रोटी सभी को पता है। अगला है बोबरा। ये शब्द नया है, जिनको नहीं पता है याद रखिएगा। बोबरा गेहूं आटा और गुड़ से बनाया जाता है, लेकिन एग्जाम में ये पूछा गया है कि कब बनाया जाता है, तो मातृ नवमी के दौरान इसको बनाया जाता है बोबरा को। अगला है खुरमी। खुरमी सभी को पता होगा, गेहूं और चावल आटे से बनाया जाता है खुरमी, तीजा पोला के समय। पपची। पपची क्या है? चावल आटे गुड़ से, चावल और गेहूं आटे से और गुड़ मिला करके बनाया जाता है और शादी के समय इसको बनाया जाता है, शादी के अवसरों पर। ठीक है, तो यहाँ पे पपची कब बनाया जाता है यह प्रश्न पूछा गया है, तो शादी के अवसर पर पपची बनाया जाता है। इसके अलावा बेसन से बनाए जाने वाले व्यंजन, बेसन से बनाए जाने वाले व्यंजनों में सबसे पहला है ठेठरी, तीजा पोला के दौरान बनाते हैं। भजिया कभी भी बना सकते हैं अतिथि सत्कार के लिए। इसके अलावा है करी या मोटा सेव, इसका सब्जी भी बनाते हैं और इसको लड्डू भी बनाते हैं। ठीक है, तो करी या मोटा सेव, इसको नमकीन के तौर पे भी इसको बना करके खाते हैं, लेकिन एक राजस्थानी व्यंजन है जहाँ पे इस करी या मोटा सेव का सब्जी भी बनाया जाता है। अगला है करी लाड़ू। इसी जो मोटा सेव होता है उसको चाशनी में डुबा करके या उसमें चाशनी मिला करके लड्डू बनाया जाता है, इसको करी लाड़ू कहा जाता है। जैसे करी लाड़ू तो सभी ने देखा होगा, जैसे करी लड्डू है वैसे ही बूंदी लड्डू है। इसमें बूंदी जो छान करके उसको चाशनी में डुबा करके फिर लड्डू बनाया जाता है, इसको बूंदी लड्डू कहते हैं, सभी देखते हैं। अगला नेक्स्ट है बड़ा या बड़ा। उड़द दाल से बनाते हैं, जनरली शादी ब्याह के समय या पीतर के दौरान बड़ा बनाया जाता है। मुंगोड़ी बड़ा, ये भी उड़द दाल या मूंग दाल से बनाया जाता है और इसको सामान्यतः कभी भी बनाया जा सकता है। मैदा से बनाने वाले व्यंजन, गुजिया। गुजिया को ही मैंने बताया था कुसली भी कहा जाता है, लेकिन गुजिया याद रखिएगा। गुजिया ये पता है आपको, सूजी मैदा और शक्कर मिला करके बनाया जाता है। तीजा के दौरान गुजिया बनाया जाता है। अगला है कांटे या कटवा रोटी, यह भी नमकीन व्यंजन है। अन्य व्यंजनों में चकोली, चकोली मुरकू कह सकते हैं। चकोली क्या है? मुरकू को कहा जाता है, चावल आटे का मुरकू। अगला है बिनसा। बिनसा क्या है? एक मीठा व्यंजन है, इसको मुख्य रूप से हम पेउस के नाम से जानते हैं। ठीक, पेउस को ही बिनसा कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो कभी पेउस खाए होंगे उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है पेउस क्या होता है, तो गाय या भैंस का जो पहला दूध निकलता है, पहला दूध होता है बच्चे के जन्म के बाद में, उस समय उनका दूध काफ़ी गाढ़ा होता है, काफ़ी पौष्टिक होता है। उसमें गुड़ या शक्कर मिला करके उसको भाप में पकाया जाता है, इसी को ही पेउस कहा जाता है और इसी को ही बिनसा कहा जाता है। अगला है लाटा। लाटा सभी को पता है, खासकर महिलाओं को ज़रूर पता होगा लाटा के बारे में। इमली या बेर से लाटा बनाते हैं, उसमें नमक मिर्च मिला करके इसी को ही लाटा कहा जाता है। अगला है जौ का लड्डू, जौ के आटे से बनाया गया लड्डू है जौ का लड्डू। अगला है कथीला। ये कथीला क्या चीज़ है? तो इसमें कनकी की कढ़ी को ही कथीला कहा जाता है। अब ये कनकी क्या है? जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए हुए होने वाले चावल होते हैं, उसी को ही कनकी कहा जाता है। एक कृषि प्रधान समाज में अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करने की परंपरा नहीं रहती है। ठीक है, जो गीला चावल बच गया उसको बासी के रूप में खा के उसको वेस्ट होने से बचाया जाता है। जो खड़े चावल होते हैं उसको तो
हमेशा खाने के लिए रखते हैं, लेकिन जो चावल प्रोसेसिंग के दौरान टूट गए हैं, बहुत बारीक हो गए हैं, ठीक है, तो ऐसे चावल को, ऐसे बारीक चावल को ही, टूटे टूटे चावल को ही कनकी कहा जाता है, और इसी कनकी से जो कढ़ी बनाया जाता है इसको कथीला कहा जाता है। अगला है बिजौरी। बिजौरी भी सभी को पता होगा, बड़ी बिजौरी सभी के यहाँ बनाया जाता है। बताशा क्या है? ये बताशा जो है एक कह सकते हैं कि शक्कर को ही बताशे के रूप में बनाया जाता है, और ये सामान्यतः आप होली दिवाली के अवसर पर जरूर देखते हैं बताशा मार्केट में बिकते हुए। बोर मुठिया, जैसे लाटा होता है ना, इमली से बनाया जाता है, वैसे ही बेर को पीस करके और उसमें नमक मिर्च लगा डाल करके बनाया जाता है, इसको बोर मुठिया कहा जाता है। बफोरी, ये अरबी और बेसन मिला करके बनाया जाता है। तिखुर, तिखुर कंद से बनाया जाता है। तिखुर यह जंगली क्षेत्रों में आसानी से अवेलेबल रहता है तिखुर। अगला है इड़हर, कुचई पत्ते से बनाया गया व्यंजन है इड़हर। इसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है। ठीक, तो इतनी चीज़ों को हम देख चुके हैं जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यंजन और प्रमुख परंपरागत खान पान के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, खास करके कोई व्यंजन किस अवसर पर बनाया जाता है यह तो अवश्य ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले, मड़ई या लोगों महोत्सवों के बारे में। संभाग के हिसाब से इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम दिए गए हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे हम मड़ई मेले के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रमुख पर्व हैं इसको हम देख चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से प्रमुख महोत्सव हैं अलग अलग संभाग के हिसाब से। तो तातापानी महोत्सव हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया था, तातापानी कहाँ है? तो बलरामपुर में है, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं जो कि आपको कनेक्ट करते हुए याद रखनी होती हैं। तातापानी बलरामपुर, रामगढ़ सरगुजा में, कुदरगढ़ सूरजपुर में, कुदरगढ़ी माता का मंदिर है, कुदरगढ़ सूरजपुर। मैनपाट सरगुजा में ही है। कोरिया बैकुंठपुर, कोरिया महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बैकुंठपुर में। झुमका महोत्सव, ये शब्द याद रखिएगा। अब करंट अफेयर में इसके बारे में कुछ चर्चाएं चल रही थी, झुमका, तो झुमका महोत्सव कोरिया में, ठीक है। अगला है बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में रायगढ़ है, रायगढ़ में चक्रधर समारोह मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, कौन से सीक्वेंस का है, इस चीज़ों को याद रखिएगा। हर वर्ष मनाया जाता है, और जिस वर्ष आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस समय देख लीजिएगा कि हाल ही में कौन से क्रम का चक्रधर समारोह आयोजित किया गया था, ठीक है। खास करके गणेश चतुर्थी के अवसर पर इसको मनाया जाता है। अगला है शिवरी नारायण महोत्सव जांजगीर चांपा में, जाजल्य देव महोत्सव जांजगीर में, मल्हार बिलासपुर, रतनपुर बिलासपुर, राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में। डेट याद रखिएगा कब से स्टार्ट हुआ है, 1978 से स्टार्ट हुआ है। और एक है मदकू मेला, मदकू मेला ये भी कहाँ है? ये मुंगेली में है। मदकू आइलैंड है, मदकू आइलैंड, वहाँ पर एक ईसाइयों का एक काफ़ी बड़ा चर्च है, वहीं पे मदकू मेला लगता है। रायपुर संभाग में चंपारण मेला रायपुर में, सोनाखान में, सिरपुर महोत्सव महासमुंद में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, करिया ध्रुव मेला अर्जुनी महासमुंद में, खल्लारी महासमुंद, कर्णेश्वर महादेव धमतरी, श्रृंगेरी सिहावा धमतरी माघ पूर्णिमा के समय। अच्छा, ये जो हिंदी माह के जो डेट दिए गए हैं ना, माघ पूर्णिमा हो गया, माघ माह में हो गया, ये सभी डेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो श्रृंगेरी महोत्सव या मेला माघ पूर्णिमा में धमतरी में, और पुन्नी मेला या कुंभ मेला राजिम में मनाया जाता है माघ माह में, माघी पुन्नी के नाम से भी इसको जानते हैं। कौशल्या महोत्सव चंदखुरी में, आरंग रायपुर में। दुर्ग संभाग में नगपुरा महोत्सव दुर्ग, क्षेत्र का नाम याद रखिएगा बस। डोंगरगढ़ राजनांदगांव में है, भोरमदेव कबीरधाम में है, ठीक है। गौरैया मेला, अब ये थोड़ा यूनिक है तो याद रखना, गौरैया मेला कहाँ लगता है? चौरेल बालोद में, गौरैया मेला चौरेल बालोद। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन डोंगरगढ़, वीर मेला राजा राव पठार बालोद में। बस्तर संभाग में गढ़िया महोत्सव कांकेर गढ़िया पहाड़ में, गढ़बासला चैत्रई मेला कांकेर, बस्तर दशहरा जगदलपुर
बस्तर लोकोत्सव बस्तर। फागुन मड़ई महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है। बस्तर फागुन मड़ई। कोंडागांव। मड़ई महोत्सव नारायणपुर। नारायणपुर का मड़ई बहुत फेमस है, इसको भी याद रखना है, पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी। रामाराम मेला सुकमा। गोंचा पर्व बस्तर। ढोलकल महोत्सव फरसपाल दंतेवाड़ा में। दंतेश्वरी फागुन मड़ई बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। ठीक, ये कुछ प्रमुख उत्सव की चर्चा कर चुके हैं। प्रमुख मेले में कौन कौन से हैं? रामनवमी के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में मेला लगता है, जैसे कि डभरा हो गया, डोंगरगढ़ हो गया, खल्लारी हो गया, भोरमदेव हो गया। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला कहाँ कहाँ लगता है? दामाखेड़ा और कुदुरमाल में। ठीक है, इसके अलावा राजिम का पुन्नी मेला, ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया है प्रश्न। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक शिवरी नारायण में भी मेला लगता है, शिवरी नारायण के अलावा सिरपुर में। माघ पूर्णिमा में ही श्रृंग ऋषि का भी मेला लगता है सिहावा में। महाशिवरात्रि मेला महत्वपूर्ण कौन सा है? गढ़िया पहाड़ का मेला, प्रश्न पूछा गया है। बाकियों के नाम आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नवरात्रि मेला, नवरात्रि मेला में खल्लारी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, खल्लारी का मेला कब लगता है? नवरात्रि के समय में। अगला है कार्तिक पूर्णिमा का मेला महादेव घाट में, खारू नदी के तट पर रायपुर में। कार्तिक पूर्णिमा का मेला महादेव घाट पे। पौष पूर्णिमा का मेला लगता है तुरतुरिया और चंपारण में, क्षेत्र और जिला याद रखिएगा। बसंत पंचमी या माघ शुक्ल पंचमी का मेला कुटी घाट जांजगीर चांपा में। नाग पंचमी का मेला सावन शुक्ल पंचमी को दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा में। फाल्गुन मेला गिरौदपुरी बड़ौदा बाजार में। मकर संक्रांति के समय शिवरी नारायण में और तातापानी में मेला लगता है। इसके अलावा हाँ, ये तातापानी वाला महत्वपूर्ण है। इस वर्ष हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो तातापानी गए थे मकर संक्रांति के अवसर पर, जो तातापानी महोत्सव हो रहा था बलरामपुर में, वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी मेला ये मनाया जाता है आपका भाद्र पक्ष भादो माह में कृष्ण पक्ष अष्टमी के दौरान। ठीक है, रायगढ़ का कृष्ण जन्माष्टमी मेला बहुत फेमस है। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं मेले मड़ई से संबंधित। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यह हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी है। और हमारा जो सेशन चल रहा है PYQ वाला, इसका भी ये सबसे लास्ट टॉपिक है कह सकते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्रों की चर्चा की गई है और वाद्य यंत्रों के संबंधित इस वर्ष भी प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले है दफड़ा या चांग। दफड़ा किसको बोलते हैं? तो ये इमेज आप देखिए, इमेज से बेहतर याद रख पाएंगे आप। अपने आसपास जब भी आपने कोई सेलिब्रेशन या आयोजन देखा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। तो ये इस प्रकार चमड़ा ढाल करके बनाया गया एक यंत्र है, इसको एक वाद्य यंत्र है, इसको दफड़ा या चांग कहा जाता है। ठीक है, अगला है नगाड़ा। नगाड़ा क्या होता है? नगाड़ा भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है, ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक, एक चमड़ा मढ़ा हुआ एक सेट है, दो नगाड़ों का एक सेट होता है, इसको कंबाइंड रूप से नगाड़ा कहा जाता है। यह मुख्य रूप से होली के अवसर पर बजाया जाता है। अगला है झांझ या मंजीरा। झांझ और मंजीरा, ये जो इस तरीके का आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसी को ही झांझ कहा जाता है। अगला है गुदुम। गुदुम क्या है? यह इस प्रकार का 12 सिंगा नाम का जो जानवर होता है उसके सींग लगे होते हैं, इसीलिए इसको सींग बाजा भी कहते हैं। ठीक है, गुदुम इसी को ही सींग बाजा भी कहा जाता है। अगला है ताशा। ताशा क्या होता है? इमेज में आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे। अगर ये इमेजेस में आपको भी बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनके नाम एक बार गूगल कीजिएगा, वहाँ पे और आपको अच्छी क्वालिटी में इमेज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ताशा क्या है? मुस्लिम समाज में प्रचलित एक वाद्य यंत्र है, बाजा या कह सकते हैं नगाड़े के जैसे ही है, बस ये सिंगल होता है, एक सिंगल यूनिट होता है, जबकि नगाड़े में 2 यूनिट्स का सेट होता है। अगला है अलगोजा। अलगोजा क्या है? यह बांसुरी नुमा एक वाद्य यंत्र है जिसमें 2 मुख होते हैं। ठीक है, अलगोजा क्या है? 2 मुख वाला एक बांसुरी नुमा वाद्य यंत्र है। मोहरी शहनाई जैसा ही है। मोहरी आप सभी ने अपने आसपास कोई विवाह वगैरह के अवसर पर देखा ही होगा। अगला है खड़ताल। पंडवानी के दौरान यूज होने वाला एक वाद्य यंत्र है खड़ताल, इमेज में आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मांदर
इसमें बकरे का चमड़ा लगकर और ये दो तरफ से इसमें बजाने का जो ढोलक नुमा आकृति है, इसको हम मांदर कहते हैं। अगला है बीन। सांप पकड़ने के लिए जो सपेरे जाति के लोग हैं, सपेरे जो होते हैं वो लोग बीन का यूज़ करते हैं। ये आप सभी ने मूवीज़ में या अपने आसपास कभी देखा ज़रूर होगा। अगला है ढोलक। यह भी मांदर जैसा ही है, बस इनके साइज़ में डिफरेंस है। मांदर थोड़ा सा लंबा होता है, ढोलक थोड़ा सा इसका लंबाई कम होता है। बांसुरी, ये भी आपको पता है, बचपन में हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बांसुरी खरीदवाया भी होगा मेले मड़ई में अपने पेरेंट्स से। अगला है इकतारा। इकतारा क्या है, इसमें एक स्ट्रिंग लगा होता है और नीचे एक, कह सकते हैं कि ये एक वीणा जैसा, वीणा ना कहें, वीणा तो बहुत बड़ा होता है, उसी का ही एक छोटा रूप कह सकते हैं जिसमें एक सिंगल स्ट्रिंग लगा होता है। ठीक है, इसको इकतारा कहा जाता है। भरथरी गीत के समय इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो जो स्पेशल पॉइंट्स है ना उसको ज़रूर याद रखिएगा। अब बांसुरी हमेशा यूज़ होता है, उसके बारे में नहीं पूछेगा कि कौन से गायन के दौरान उसका यूज़ होता है, लेकिन इकतारा को ज़रूर पूछेगा क्योंकि भरथरी के दौरान इसका ज़्यादा यूज़ होता है। अगला है टिमटिमी। टिमटिमी क्या है, यहाँ पे इस प्रकार का चमड़ा मढ़ा हुआ एक बाजा है। ठीक है, इसको टिमटिमी कहा जाता है। अगला है खंजरी। खंजरी क्या है, खंजरी इसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार इसमें एक तरफ चमड़ा लगा हुआ है, साथ ही इसमें इस तरीके से साइड में झुनझुना जैसा भी लगा हुआ है। ठीक है, झांझ जिसको कहते हैं, 3-4 जोड़ी झांझ लगा होता है, इसको कंबाइंड तौर पर इसको खंजरी कहा जाता है। ठीक, लोक संस्कृति से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, वैसे इनके बारे में आप चाहें तो एक बार एक रीड कर लीजिएगा, पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें एक ही नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, पुरखौती मुक्तांगन। ये कहाँ पर है, ऊपरवारा नया रायपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा CGPSC और व्यापम के लिए जो PYQ वाला सीरीज़ चल रहा था, ये आज कंप्लीट होता है। इस पूरी सीरीज़ में हमने जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनसे संबंधित लगभग 7000 के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने इस सीरीज़ को नाम दिया था 6000 प्लस PYQ, पर अभी तक मैंने देखा है हम लगभग 6500 से लेकर के 7000 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको रटने वाले टॉपिक हैं और वो आपको किसी भी किताब में उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका प्रमुख साहित्य और साहित्यकार। ये पूरी तरीके से रटने वाला टॉपिक है। इसमें जितने भी नाम हैं उन सभी को आपको बस रटना है कि इस साहित्यकार ने कौन कौन से साहित्यों की रचना की है, और वहाँ पे जनरली इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि परीक्षाओं में बहुत सारे आपके नए साहित्यों के नाम पूछे जा रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि आप जिस भी किताब से पढ़ रहे होंगे उस किताब से बाहर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं। ठीक है, तो इसका स्कोप हमेशा बना रहता है कि नए नए साहित्य जो लिखे जा रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, खैर आज हम अपने इस सीरीज़ को एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि किसी ऐसे टॉपिक पर हो जो कि प्रीलिम्स के साथ साथ CGPSC मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए या CGPSC व्यापम सभी के लिए कॉमन तरीके से यूज़फुल हो। ठीक है, तो हम ऐसी वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करना चाहेंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़फुल हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।